नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। सवर्ण से सरकार की सहानुभूति और सरोकार, सामान्य वर्ग के लिए सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान, क्या इसे नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज का बड़ा दांव माना जाए? सीएम शिवराज ने आज कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। एसटी, एसटी, ओबीसी की तरह सामान्य वर्ग की समस्याओं को दूर करना भी हमारी ही जवाबदारी है। कड़ियों को जोड़िए तो सवर्ण आयोग बनाए जाने का ऐलान सीएम शिवराज ने उस विंध्यांचल में किया है जो 29% ब्राह्मण आबादी के साथ प्रदेश में सर्वाधिक सवर्ण वोटरों का इलाका कहा जाता है। हालांकि विंध्य के जो बीजेपी नेता अभी सरकार में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनमें भी बड़ी हिस्सेदारी ब्राह्मणों की ही है। तो सवाल यह कि क्या इस बहाने पार्टी के सवर्ण नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश है? बाकी इस मसले पर शुरू हुई सियासत के बाद कांग्रेस पूछ रही है, सवर्णों पर मेहरबान कोई सरकार उन्हें कमलनाथ सरकार की तरह 10% आरक्षण कब देगी? सवर्ण जब सियासत के सेंटर में आए हैं तो 2018 में सीन में आई सवर्ण समाज पार्टी का एक्टिव होना भी अब लाजमी था। तो बड़ा सवाल यह कि चौथी पारी में शिवराज की सवर्णों की फिक्र वाकई सरोकार है या सियासत? सवर्ण आयोग के गठन के ऐलान से उठाइए सवाल, जवाब तो देना होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। तो हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। तो अब शिवराज सरकार का सवर्णों से सरोकार और सहानुभूति, एससी, एसटी और ओबीसी की तरह एमपी में अब सवर्णों की परेशानियां हल करने सवर्ण आयोग बनेगा। घोषणा सीएम शिवराज रीवा में पहले ही कर चुके थे। आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि ये सरकार समाज के हर वर्ग की है। सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव के ऐन पहले हुए इस ऐलान को कांग्रेस चुनावी दांव ही कह रही है और पूछ रही है कि अगर मेहरबानी ही की है तो कमलनाथ सरकार की तरह सवर्णों को 10% आरक्षण भी दिया जाए। सवर्ण आयोग बनाने की घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसके पहले सवर्ण निर्धन आयोग बनाया था, लेकिन काम एक धेले का नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण सवर्ण को दिया गया था, वही लागू कर दें। सवर्ण आयोग सियासी हवाओं में आया तो सवर्ण समाज पार्टी का सीन में आना फिर लाजमी था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पहले से ही घोषणा वीर की उपाधि से विभूषित हैं। अभी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है, इसलिए उन्होंने विंध्य क्षेत्र में घोषणा कर दी कि सवर्ण आयोग बनाएंगे। अब जरा राजनीतिक लिहाज से सवर्णों की ताकत भी जान लीजिए। एमपी में करीब 22% सवर्ण आबादी है और सवर्णों का 29% हिस्सा उस विंध्य अंचल में जहां सीएम शिवराज ने सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान किया। दूसरा इलाका ग्वालियर चंबल का है, जहां सपाक्स आंदोलन की वजह से बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। तो क्या सवर्णों पर शिवराज सरकार की मेहरबानी फौरी तौर पर नगरीय निकाय चुनाव और दूर की कौड़ी में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चला गया दांव है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सवर्णों के सहारे क्या शहरों पर अब दांव है, उसकी तैयारी है, चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वीणा घाणेकर जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं सपाक्स पार्टी की। वीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं कि कहीं ये 2018 के माइकल लाल वाले उस बयान का डैमेज कंट्रोल तो नहीं जो इस तरह से अब नए आयोग की शुरुआत? देखिए दीपेश जी, आप चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, आपको जिधर से पकड़ना, मैं तो आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूँ। कोई बोले ये नैतिक है, कोई बोले राजनीतिक है, हम भी उनको स्वतंत्रता देते हैं। तो भैया आपने क्यों नहीं किया? आज यदि गरीब ब्राह्मणों के बारे में या लालाओं के बारे में, वैश्यों के बारे में यदि कोई सोच रहा है
तो वो उसकी शुरुआत कर रहा है। भाई उनकी भी समस्याएं हैं, तो उसको क्या कोई एक जातिगत प्रताड़ना का कहीं पर वो विषय बनता है या कोई बात वो कहना चाहता है, उस बात को सुनने के लिए कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत आभारी हैं, और मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि मैं तो खुद वाजपेयी हूँ, तो वाजपेयी, मिश्रा, तिवारी, सक्सेना, श्रीवास्तव, गुप्ता, अग्रवाल, सवर्णों की तरफ से भी साहब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम एक खिड़की तो खोली जहां हम आवेदन दे सकते सर, ये कोई पहली खिड़की तो नहीं खुली थी। क्या है देखिए, जब बाबूलाल जैन साहब की अध्यक्षता में सामान्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बना, तो वो भी तो शुरुआत उसी की थी। ये पहली बार तो नहीं हुआ प्रदेश, नाम भले परिवर्तित कर दिया होगा, वो सामान्य था, ये सवर्ण कर दिया गया। सही है। और उसका दीपेश जी, मैं तो स्वागत करता हूं इस चर्चा का। सामान्य से बढ़ के यदि सवर्ण हो रहा है तो और खुल के हम इस बात को स्वीकार करने आए। भाई ये ऊंट की चोरी जो होती है नौरे नौरे थोड़ी ना होती है। तो यदि खुल के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा, भाई जैसे अनुसूचित जाति के लोग अपनी बात को रखते हैं और उसके लिए न्याय की मांग करते हैं, जनजाति के लोग अपनी बात को रखते हैं, न्याय की मांग करते हैं, पिछड़ा वर्ग के यादव साहब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, वो भी हमारी सरकारों ने ही बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया और उसकी बात की जाती है। तो यदि सवर्ण आयोग बनता है और वहाँ पर यदि हम अपनी बात रख सकते हैं, ग्रीवेंसेस रख सकते हैं, तो मुझे लगता है ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है और हम तो स्वागत करेंगे। और मैं आपकी इस बात का भी स्वागत करता हूं कि पहला कदम यदि सामान्य निर्धन आयोग था तो सीधा सीधा सवर्ण आयोग, ये एक मजबूत पहल होगी और कोई आंख चुराने की बात नहीं है। बिल्कुल सीधी आंखों में आंखें डाल के साहब गरीब ब्राह्मणों के और सक्सेना, तिवारी और जो मैंने बताया ना आपको गुप्ता, अग्रवाल, इन्होंने क्या बेचारे इनके जो लोग हैं जो यदि कोई ग्रीवेंसेस फेस कर रहे हैं, इनका क्या अपराध है। यदि इनकी भी सुनवाई सिस्टम में हो जाती है तो बहुत दिनों बाद याद आई साहब। लेकिन अच्छी बात है, राजनीति में ये जो कदम होते हैं, मैं फिर अगेन मैं कह रहा हूं आपको, ये साहसिक कदम है क्योंकि यही वर्ग रह गया था जिसको एड्रेस करना बाकी था। यही तो मेरा सवाल है ना, बार-बार कि वर्ग रह कहां गया था। आपकी ही सरकार ने शुरू किया था सामान्य वर्ग आयोग गरीबों के लिए, उसकी जो अनुशंसाएं बाबूलाल जैन साहब ने या फिर उसके बाद बालेंदु शुक्ला साहब ने जो दी थी, क्या उन अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार हुआ? क्या उनकी जो समस्याएं थी उनका सही तरीके से अनुपालन हुआ? उसका जवाब लूंगा मैं आपसे। यादव जी को भी जोड़ लेता हूं, वीणा जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, मैं आऊंगा आपके पास वापस। अजय 5 सेकंड में कहना चाहता हूं। जी 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 मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई लोग चारों तरफ मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में उलझे हुए हैं, कुछ लोग अनुसूचित जाति में उलझे हुए हैं, तो हमें तो शिवराज जी के ये सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कदम का स्वागत करना चाहिए जी। और मैं आपके जो प्रश्न है उनको समाहित करते हुए यदि विस्तार के इस क्रम में सामान्य निर्धन आयोग यदि आगे बढ़कर सवर्ण आयोग बना है विस्तार के क्रम में, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड आई वेलकम इट। मैं बिल्कुल उसका स्वागत कर रहा हूं और हर सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि इसका स्वागत कर रहा होगा, लेकिन उन आयोग की तरफ से जो अनुशंसाएं दी गई थी उस पर काम हुआ नहीं हुआ, उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अजय यादव जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं सवर्ण वर्ग आयोग से? देखिए दीपेश जी, चाहे सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, किसी भी वर्ग के वंचितों के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन वंचित वर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए राजनीति नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग और सवर्ण गरीब कल्याण आयोग में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों के केवल और केवल पर्यायवाची नाम के अलावा कोई अंतर नहीं है। निर्धन कल्याण आयोग 100 से ज्यादा कुछ भी नहीं था। बाबूलाल जैन जी ने कई तरह की रिकमेंडेशन सरकार को दी, उसके बाद बालेंदु शुक्ला जी ने भी काम किया, लेकिन किसी तरह की कोई मदद सामान्य वर्ग के वंचितों को उन आयोग से नहीं मिली। केवल और केवल राजनीति करने के लिए वो आयोग बनाए गए थे और उसी तरह से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, मूलभूत मुद्दों से भटकाते हुए ये फिर से राजनीति करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या अजय यादव जी, यही राजनीति, यही षड्यंत्र, यही उन सवर्णों के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ क्या? मिलेगा, आप उन शासकीय सेवाओं में भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल इसीलिए है कि जो आपने ओबीसी को 27% कर दिया, वो क्या सवर्णों के साथ खिलवाड़ नहीं था?
देखिए, हमारी सरकार द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था और उसी के आधार पर जनता ने हमें जनादेश दिया था। हमने अपना वायदा पूरा किया था। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में 10% सामान्य वर्ग आरक्षण भी लागू किया है। हमारी सरकार कभी भी मजबूरी थी, मोदी सरकार ने कहा ही था। केंद्र सरकार द्वारा पास है, केंद्र सरकार द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है। आपकी सरकारों वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है। ये केंद्र सरकार की अनुशंसा के अनुसार ही मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। इसमें कुछ भी अंतर नहीं था। लेकिन इसका खामियाजा तो सर उन युवाओं को भुगतना पड़ा ना। कोर्ट में मसला चले जाने की वजह से जिनके लिए सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हो गए, उसको भी लागू कर देती। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में आज पिछले 15-20 सालों से सामान्य वर्ग प्रमोशन की लड़ाई लड़ रहा है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा बताइए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपकी भाषा से लग रहा है आप भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। वंचित वर्गों के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 साल पहले निर्धन आयोग की एक भी रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई। यादव साहब, बाबूलाल जैन बार सरकार से यादव जी, वो तो मैंने पूछ लिया ही थी, जिसे अभी वापस से उसी सवाल के साथ वापस पहुंचूंगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि उस 27% की वजह से जो सवर्णों का नुकसान हुआ, जो सवर्ण युवाओं का नुकसान हुआ, वो भी तो एक बड़ी वजह थी। आ रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ आपके पास। अजय जी, तेज जी, वापस लौटता हूँ। वीणा जी को भी मौका देते हैं, वीणा जी से भी सवाल कर लेते हैं। सामान्य वर्ग की भी लाखों शासकीय सेवाएं खाली पड़ी हुई हैं, उनमें भर्ती कब प्रारंभ कर रहे हैं? शिक्षक वर्ग के 30,000 पदों पे नियुक्ति नहीं। कई सवाल है अजय जी, ले लेंगे हम, कई सवाल है। तेज जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, छोड़ के समय पे भी बहुत है। वापस लौटता हूँ, वीणा जी को चर्चा में जोड़ता हूँ। वीणा जी, सवाल ये कि सरकार के इस फैसले से कितना इत्तेफाक रखती हैं? वर्गों के यादव जी वापस लौटो। आप जुमला देके भूल जाते हैं। अरे मुझे बताइए, निर्धन वर्ग आयोग में क्या कमी रह गई थी? क्या अधिकारों में? हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन आप बताइए कि पहले हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। सभी वंचितों के हित में काम होना चाहिए। लेकिन आप जवाब दीजिए कि निर्धन वर्ग आयोग ने क्या लाभ दिया, वो बताइए। सवर्ण नहीं थे, निर्धन वर्ग आयोग की अनुशंसाओं पे आपने अमल क्यों नहीं किया? बिल्कुल, हम तो सभी वंचित सवर्णों का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। गरीब ब्राह्मणों का विरोध क्यों कर रहे हैं? 2018 में माइका लाल बना दिया। देखिए, आपने चुनाव हार गए। इस बात को भी समझिए कि उसी 27% के कोर्ट में जाने की वजह से युवाओं को नौकरी न मिल पाना, नए रोजगार न सृजन हो पाना, एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस के माथे भी आती है। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण की वजह से प्रमोशन में आरक्षण की वजह से ही शायद आज मीना जी हमारे साथ बैठी हुई है, सपाक्स का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास। और आपके 27% की वजह से जो पेच फंसा, उसमें युवा आज भी हम जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। वीणा जी, सवाल यही कि कितना इत्तेफाक रखते हैं इस नए फैसले से सरकार के? जी, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं, पर जहां तक सपाक्स पार्टी के सिद्धांतों का प्रश्न है, हम हर उस गरीब के पक्ष में सुविधाएं चाहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। और देश और समाज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, वर्गों में बांटना, ये हमारी देश की एकता और अखंडता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। सबसे अब हम पूछ रहे हैं सवर्ण आयोग के लिए। सवर्ण आयोग, जहाँ तक मुझे याद है, जैसा कि आप लोगों ने कहा भी है, 2008 में सवर्ण वर्ग आयोग जो है वो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत एक उसका गठन हुआ था, जिसमें सही बताया बाबूलाल जैन उसके प्रथम अध्यक्ष थे, उसके बाद बालेंदु शुक्ला उसके अध्यक्ष थे। अब उन्होंने क्या काम किया, किसने मॉनिटरिंग की, उसको फिर 2019 जनवरी में क्यों बंद करना पड़ा, 11 साल के बाद बंद करना पड़ा, उसके बाद फिर 2 साल के बाद पुनर्जीवित करना पड़ा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। बंद क्यों किया और फिर उनके प्रतिवेदनों का क्या हुआ? 11 योजनाएं लागू की गई थी, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। 20-20, 30-30 रुपए छात्रवृत्ति उनको दी जा रही थी, मुझे जो बताया गया है। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। उस मध्य प्रदेश निर्धन सामान्य जाति वर्ग आयोग के न तो खुलने पे किसी को आनंद हुआ, न बंद होने पे किसी को मलाल हुआ।
अब फिर से ये हो रहा है तो फिर निर्वाचन आएंगे, फिर निर्वाचनों के बाद फिर जैसे ही निर्वाचन समाप्त होंगे ये आयोग फिर बंद हो जाएंगे। तो खोलने का और बंद करने का औचित्य पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं लगती है। अगर सरकार की मंशा क्लियर है तो वे सारी की सारी सुविधाएं छात्रों को, युवाओं को, सबको दी जाए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति इत्यादि को दी गई हैं, और उसके पैरेलल दी जाए, ये नहीं उससे कम। क्योंकि ये फेल रहा है, ये आयोग, निर्धन वर्ग आयोग पूरी तरह से फेल रहा है। तो ये कोई अलंकारिक उपाधि या अलंकारिक आयोग बनकर न रह जाए, आभूषण बन के नहीं रह जाए, क्योंकि 1-2 साल में उसके प्रतिवेदन आएंगे, उसके ऊपर जब अमल करने का मौका आएगा तो फिर वो निर्वाचन समाप्त हो जाएंगे। फिर इसका प्रतिवेदनों को जिक्र कर लेते हैं। हितेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश जी, जिस हम सामान्य वर्ग आयोग का जिक्र कर रखे हैं, जिसके 2 प्रतिवेदन आए अलग अलग सालों में, उसमें पहले प्रतिवेदन की अनुशंसा को मानते हुए सिर्फ और सिर्फ छात्रवृत्ति और कुछ छोटी मोटी योजनाओं के तहत 2 साल में 16 लाख हितग्राहियों को सिर्फ 76 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई, जिसका जिक्र भी वीणा जी ने किया। सवाल यही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वो वजह रहती है कि अनुशंसाएं आती हैं, प्रतिवेदन आते हैं और उस पर अमल नहीं हो पाता और फिर वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, आयोग दबे रह जाते हैं? हितेश जी, देखिए दीपेश जी, पहली चीज तो ये बात सच है कि वो पहला प्रयोग था और ठीक है, उसमें खामियां रही होगी। मैं वीणा जी की बात को कहीं पर भी काटना नहीं चाहता हूं, वो स्वयं एक अधिकारी रही हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन उनने खुद देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में रोस्टर्स की वजह से, शासकीय नौकरियों में ले लो, बाहर छात्रों को ले लो, चाहे वो रिजर्वेशंस की समस्या हो, फीस स्ट्रक्चर की जो उन्होंने बात करी है। आज यदि एक गरीब पुजारी का बच्चा या एक शिक्षक का बच्चा सवर्ण का, यदि 2 बच्चे हैं उसके और दोनों बच्चे मेडिकल में आ जाएं तो साहब वो लोन लेके नहीं पढ़ा सकते, ये स्थिति है। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की ये स्थिति। तो ऐसी अवस्था में यदि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये प्रयास किया है तो मैं तो वीणा जी की बातों को सुझाव के रूप में लूंगा। ठीक है, उनकी एक पार्टी है, उन्होंने अपने तरीके से, अपने फ्लेवर में, कलेवर में बात को कही होगी, लेकिन मैं तो चाहूंगा बिल्कुल यहाँ से शुरुआत होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो सवर्ण बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियां मिलना चाहिए, जिनको, जो बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग या दीगर तकनीकी शिक्षाओं में जाते हैं जहाँ की फीस बहुत ज्यादा है और उसमें सरकार मदद के लिए आगे आए। फिर जो आपने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि उनको भी वही किताबें मिलें, क्योंकि साहब ज्ञान तो ज्ञान है। तो जिस प्रकार से समर्थन हम अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को करते हैं, उसी प्रकार यदि सवर्ण बच्चों को भी अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी, अच्छी किताबें निःशुल्क मिल जाएंगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत और लेकिन सवाल यहाँ से खड़ा होता है, माफ हो जाती है, पुरानी गलतियां बहुत अच्छी बात है। क्या सीख लेकर अब इस सवर्ण आयोग में हम कुछ नया देखने को मिलेगा? जी दीपेश जी, मैं उसको गलतियां नहीं मानता, मैं कमियां मानता हूं। पहला प्रयास था, तो उनसे हमको तो ये देखना होगा। ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इस बारे में सोचा। हम उन कमियों को दूर करेंगे ना भाई, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसको नकार थोड़ी ना रहा हूं। लेकिन मैं बोल तो रहा हूं कि वो शुरुआत का एक अध्याय था और विस्तार के क्रम में यह आयोग बन रहा है। तो हम उनके अनुभवों के आधार पे सब व्यवस्था तो बनने दीजिए। यदि विंडो ही नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे कि इस विंडो से हमारा हाथ जाएगा? तो इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले हम सबको एकमत होके सरकार के इस प्रयास का स्वागत करना चाहिए। बहुत दिनों बाद सोचा गया है। और फिर उसके बाद यदि हम ये कहें कि होना क्या क्या चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, तो मैं तो उस पर चर्चा करना चाहूंगा और सहमत हूं मैं। और मैं जो आपने कहा फेल्योर, मैं उसको कमियां मानता हूं। तो जो नहीं हो पाया उसको हम पूरा करेंगे। नहीं हो पाया होगा बजट आवंटन, मैं सहमत हूं। भाई क्या होता है, इतना साहसिक कदम लिया, उसको हम कोप अप नहीं कर पाए उस समय, तो वही रुक जाते, हटा देते। भाई कमलनाथ जी ने तो वो भी नहीं किया ना। भाई कांग्रेस से तो हम अपेक्षा नहीं करते। ईदगाह हिल्स पर आपको टोपी पहन के कांग्रेस के लोग दिख जाएंगे, लेकिन कहीं किसी पंडित पुजारी के घर जाते नहीं दिखाई देंगे, किसी गरीब की पीठ पे हाथ नहीं फेरते, आजमगढ़ दिख जाएंगे आपको जाते हुए। तो भाई इस वर्ग को सवर्ण थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई देते हो भगवान के भरोसे। इसको भी तो आप इसको भी मत नकारिए, थोड़ा सा तो दिखाई देने लगा सॉफ्ट हिंदुत्व। अजय जी, सवाल यहीं पर अभी भी विरोध कर रहे हैं साहब जी। आप अपनी जो बात रख रहे थे उसे भी पूरा करिएगा, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये कि विरोध आखिर किस बात का, क्यों नाराज है कांग्रेस इस फैसले के बाद से? नहीं, विरोध तो मत करिए। नहीं जी, वो अजय जी से यही सवाल। अजय जी, देखिए दीपेश जी,
देखिए दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह का विरोध की राजनीति नहीं करती है। जब केंद्र सरकार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाई तो हमारी पार्टी ने बिना किसी शर्त के समर्थन किया, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने तत्काल मध्य प्रदेश में 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण लागू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जुमलेबाजी करना चाहती है। आप 10 साल की एक उपलब्धि नहीं बताना चाहते। आप आज विरोध क्यों कर रहे हैं? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। आप स्वीकार करिए कि 10 साल आपने 10 साल आपने सामान्य वर्ग की भावनाओं से खिलवाड़ किया। आपने पढ़ी अनुशंसाएं थी जो नहीं अमल, विरोध आप कर रहे हैं। अजय जी, जो अनुशंसाएं थी वो आप बता दीजिए ना, ये अनुशंसाएं इस दौरान थी जो अमल में नहीं लाई गई। की लड़ाई लड़ते हैं। हमने मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू करवाया 10%। केवल झूठ बोलने से, जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। माई के लाल तो आपके नेता समर्थन कर दीजिए आप। अरे वाजपेयी जी, बोलिए कि ये चीज माइका लाल तो आपके नेता कहते थे। ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, ये आपको बताना पड़ेगा कि 10 साल हमने तो बोला कि निर्धनों सभी वर्गों के विरोध कर रहे हैं। आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बताइए कि 10 साल की उपलब्धि क्यों नहीं बताते? आप मुझे बताइए कि 10 साल निर्धन आयोग की एक भी अनुशंसा को आपने लागू क्यों नहीं किया? आप बताइए, आप जवाब दीजिए पहले की 10 साल। अजय जी, पूरी तरह से मत नकारिए अनुशंसा पूरी तरह से मत नकारिए। थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। सवाल ये है, हितेश जी बार बार कह रहे हैं एक बार कह दीजिए, हम स्वागत करते हैं। अजय जी स्वागत कर दीजिए एक बार। मैं फिर वीणा जी करूंगा, समय का भाव है, एंगल भी तलाशेंगे। आयोग बना के भावनाओं से खिलवाड़ किया। अजय जी समय का भाव है, मैं रोकना चाहूंगा। केवल नगरीय निकाय के चुनाव के लिए, आप केवल नगरीय निकाय के चुनाव के लिए माइके लाल तो आपके नेता कहते थे नहीं बोलेंगे। 10 साल आपने निर्धन आयोग। ठीक है अजय जी, हितेश जी रोकना चाहूंगा। वीणा जी, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिस बात की और बार बार इशारा आप भी कर रही हैं, जो पिछला आयोग था और अब ये नया सवर्ण आयोग बना, कुछ गलतियों से सीखते हुए अब हमें इसमें कौन से और सुधार होने चाहिए ताकि उन गरीब निर्धन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को भी लाभ मिल सके? वीणा जी, अजय जी रोकना चाहूंगा। अजय जी समय का अभाव है, समय का अभाव है सर। सामान्य वर्ग आरक्षण किसने लागू किया? ठीक सरकार ने लागू ठीक है अजय, ठीक, कमलनाथ जी ने लागू किया। बिल्कुल। हमारी सरकार सभी के साथ है। और आप देखा अजय जी, सबने देखा 27% के बाद जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली वो सबने देखा। 10% जो मोदी सरकार को वो लागू कर दिया। ठीक है अजय जी, फंड नहीं दिया। ठीक है अजय जी, सुन लीजिए, जवाब लेंगे। आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति का जवाब भी लेंगे अजय जी, शांति रखिए। नहीं दी छात्रवृत्ति 10 साल गंभीर सवर्णों को स्वागत कर दीजिए उसका। अजय जी आपके साथ है, हमने तो 10 साल पहले भी स्वागत अजय जी आपके साथ टेलीविजन स्क्रीन पर एक महिला पूर्व IAS अधिकारी भी है जो उसी सवर्ण संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही है। उनकी भी सुन लीजिए सर, उनकी भी सुन लीजिए। वीणा जी कहिए, जो गलतियां, जो कमियां, अगर हितेश जी कह रहे हैं जो कमियां पिछले आयोग में रही और अब नया बन रहा है, तो उसमें कौन से सुधार ऐसे होने चाहिए जो सपाक्स पार्टी चाहती है? जी, सबसे पहले दीपेश जी, आपने कहा कि सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व सपाक्स करता है। सपाक्स सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, सवर्ण का नहीं है। इसमें पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इवन SC ST है, उनके गरीब लोग हैं जिनको आज तक कोई भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल चुका है। ऐसे लोग सभी लोग हैं, इसलिए पहला करेक्शन ये। दूसरा, रितेश जी ने जैसा कहा कि ये पहला प्रयोग था, पहला प्रयास था। पहला प्रयास 11 साल तक चलता है, प्रयोग 11 साल तक चलता है, ऐसा नहीं होता। सुनिए, नहीं था ना, नहीं था वो तो 70 80 अभी 80 साल तक हम लोग सहन करेंगे सारी बातें। क्या मैंने गलत कहा? आरक्षण हो गया, सबने मुंडी हिला दी। मैंने गलत कहा क्या? नहीं, आपने गलत नहीं कहा। कोई हुआ क्या? प्रयास प्रयोग जो होता है वो 1 या 2 साल के लिए। सीनियर ऑफिसर इसीलिए कह रहे हैं प्रयोग छोटे समय के लिए होता है, नंबर 1। अरे भाई ऐसा छोटा बड़ा ये तो मानेंगे शिवराज जी ने किया और दूसरा भी उन्होंने किया, तो आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसी कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करनी होगी। चलिए, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हितेश जी टेबल के उधर खड़ी है, ये बात अलग है। संविधान झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत आयोगों की लिस्ट दी गई है। जी, संविधान में कहीं भी सवर्ण या सामान्य जाति का नाम नहीं है।
अब आ जाएगा। मैं सिद्धांत बता रही हूँ। नहीं, चलिए सिद्धांत खैर की खैर कहीं अब देखिए, ये कैसे चूंकि अब बनाया समय जाए? इजाजत नहीं दे रहा है, आदरणीय वीणा जी, अजय जी और हितेश जी, चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक का वजह तो नहीं इस फैसले को लिया गया, इस आयोग को बनाया गया कि चूंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, तो फिर सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से भी खड़ा होता है। चूंकि वक्त का अभाव था, इस वजह से इस राजनीति पर चर्चा हम नहीं कर पाए। कल फिर किसी नए मुद्दे पर नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।